स्टूडेंट्स, मैं फिर से वेलकम करती हूँ इस चैनल पर। आज हम स्पेशली एमसीक्यूज के एमसीक्यूज पर फोकस करने वाले हैं। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और आपको सोचना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। फिर हम एक्सप्लेनेशन के साथ कंफर्म करूंगी कौन सा ऑप्शन राइट है और क्यों। सो तैयार हो जाए, अपने नोट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज के एमसीक्यूज डायरेक्टली बुक से लिए गए हैं और ये डीएससी के रिकॉल एग्जाम के में अक्सर आते हैं और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही मैं हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है टेंस फ्रीक्वेंसी। टेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है 10 हर्ट्ज टू 70, 12 टू 20, 5 टू 50 और 1 टू 25। ठीक है, टेंस होता है क्या? ये इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडेलिटी होती है जिसके लिए यूज होती है, पेन कंट्रोल के लिए यूज होती है। इसके हर्ट्ज कितने हैं? पल्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है तो पल्स पर सेकंड होते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल टेंस होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी टेंस होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 टू 100 हर्ट्ज होती है और समटाइम्स 150 होती है। मैकेनिज्म इसका क्या होता है? ये पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के लिए होता है। ठीक है, यूज इसका किसके लिए होता है? एक्यूट पेन के लिए होता है। एक्यूपेंचर लाइक टेंस होती है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी टेंस होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 टू 10 हर्ट्ज होती है। और ये किसके लिए होता है? एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए होती है। और ये किसके लिए यूज होता है? क्रोनिक पेन के लिए। अच्छा, बर्स्ट टेंस क्या होता है? ये इसमें कितना होता है? ये 50 टू 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ये ब्रीफ इंटेंस टेंस होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है 80 टू 150 विद हाई इंटेंसिटी। तो हमारे पास इन सब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन डी, 1 टू 120 हर्ट्ज। इसमें हमारे पास सारे टेंस की टाइप्स के जितने हर्ट्ज होते हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, अगला से हमारे पास बताया, व्हेन यू अप्लाई टेंस फॉर अ पेशेंट एंड यू फाइंड सेवियर पेन, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी या करंट पल्स रेट विद फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा फर्स्ट स्टेप सेफ्टी में क्या होता है? स्टॉप करना डिवाइस को इमीडिएटली। अच्छा, आफ्टर ट्विचिंग ऑफ पैरामीटर क्या करते हैं? कैन बी एडजस्टेड टू द पेशेंट टॉलरेंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी कहता है स्टॉप द डिवाइस और स्विच ऑफ द डिवाइस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन से ऑप्शन डी। बाकी का ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती है टाइप ऑफ पेन रिलीफ के। ठीक है, तो ये स्टॉप कर देती है सीवियर पेन सेंसेशन को। इंक्रीज वेवलेंथ है तो ये क्या करती है? एक्चुअली इंक्रीज कर देती है डिस्कम्फर्ट को। और ऑप्शन सी हमारे पास क्या था? डिक्रीज पल्स विड्थ। इसमें क्या थी? ये लोअरिंग पल्स जो होती है ना विड्थ की, वो रिड्यूस कर देती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ सेफ्टी जो होती है ना वो रिक्वायर हो जाती है स्विचिंग ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्विच ऑफ डिवाइस। ये सारे इलेक्ट्रोथेरेपी के हैं तो इसमें सारे उसी के तकरीबन उसी के एमसीक्यूज हैं, कुछ फिजियोलॉजी और थेरेप्यूटिक के भी आ जाएंगे। अब हमारे पास अगला एमसीक्यूज क्या है कि टेंस की स्टिमुलेशन क्या होती है। अच्छा, टेंस कैसे काम करते हैं? टेंस वे मेनली किसी काम करती है गेट कंट्रोल थ्योरी से। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? टेंस स्टिमुलेट करती है लार्ज डायमीटर ए बीटा सेंसरी फाइबर्स को स्किन में, फिर ये फाइबर्स एक्टिव कर देते हैं इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स को, किसमें? डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर ये इंटर न्यूरॉन्स होती है कॉज क्या करते हैं? प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कर देती हैं। ठीक है, किसकी? नो, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स की, और रिड्यूस क्या कर देते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स को किधर? हायर सेंटर की तरफ। सो पेन गेट में जैसे होता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? क्लोज हो जाता है, पेन जो होता है परसीव नहीं कर सकती स्ट्रॉन्गली। तो उसने मैं इस एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है? प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। बाकी के ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि प्री साइनेप्टिक एक्साइटेशन है तो ये क्या कर देता है? ये इनहांस कर देता है पेन की ट्रांसमिशन को, अपोजिट हो जाता है टेंस के। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन है तो इनहिबिशन अकर कहाँ होती है? बिफोर द साइनेप्स। और पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेशन है तो दिस विल इंक्रीज क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है पेन को। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है व्हेन ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन विच टाइप ऑफ टेंस यूज। ठीक है,
जो टेंस इसके लिए होता है वो ऑक्यूपेंचर लाइक टेंस होता है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी टेंस होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है पैरामीटर्स के, 1 to 10 हर्ट्ज। ठीक है, पल्स इसके क्या है, 200 to 400, और इंटेंसिटी इसकी हाई होती है, ड्यूरेशन इसकी 20 to 40 मिनट्स होती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या कर देता है, क्या होता है, स्टिमुलेट करता है स्मॉल डायमीटर मोटर फाइबर्स को और ए डेल्टा फाइबर्स को। इसके अलावा ये एक्टिव कर देता है डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी पाथवेज को। प्रोड्यूस क्या करता है, एंडोर्फिन, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग एनालिन। और ये क्या कहते हैं भाई, लॉन्ग लास्टिंग यूज ऑफ, सॉरी, लॉन्ग लास्टिंग यूज होता है किसके लिए, बहुत, और इसमें ट्रीटमेंट के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ घंटों के बाद। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमारे पास क्या होगा, पंचर टेंस यूज होगा, इसमें बाकी के टेंस नहीं आ सकते। ब्रीफ टेंस क्या होता है, ये यूज होता है किसके लिए, पेनफुल प्रोसीजर के लिए। कन्वेंशनल टेंस होता है ये एक्यूट पेन के लिए यूज होता है। जो बर्स्ट टेंस होता है ये भी क्रॉनिक पेन के लिए यूज होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला एमसीक्यू है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेन बियॉन्ड द डोर्सल हॉर्न। तो क्या आ सकता है, ये हमने पहले एमसीक्यूज में पढ़ा है, गेट के कंट्रोल थ्योरी को। तो उसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाए, गेट कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते। ठीक है, पेरिफेरल इंजरी है तो जनरेट करते पेन को, प्रिवेंट नहीं करते ट्रांसमिशन को। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो ये इंटरप्ट कर देते सारे ट्रांसमिशन को। और ऑपरेटेड थ्योरी है तो ये एक्सप्लेन करता है पेन कंट्रोल को किसके थ्रू, एंडोजीनियस ऑपियोइड्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी का। ये सारे एमसीक्यूज एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, बेबी विद द फ्लैसिड क्लम्स पाल्सी नीड द स्टिमुलेशन। ठीक है, सबसे पहले होता है क्लम्स पाल्सी क्या होता है, ये इंजर कर देती है। इंजरी कहाँ होती है, लो ब्रेकियल प्लेक्सिस, कहाँ से, C8 to T1 रूट्स पर। अच्छा, इसमें पैरालिसिस हो जाती है इंट्रिंसिक हैंड मसल्स के, तो इसके अंदर क्या होता है, लो मोटर न्यूरॉन टाइप है, तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। फ्लैसिड पैरालिसिस क्या करते हैं, ये इफेक्ट कर देता है, ये अफेक्टेड मसल्स क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं इनर्वेशंस को। और डिनर्वेटेड मसल्स क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस को, लाइक फ्रैटिक और टेंस। तो ये रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन डीसी स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टिमुलेशन किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन होती है, डायरेक्ट करंट के लिए यूज होता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है इसका, स्टिमुलेटिंग करता है डीनर्वेटेड मसल्स की, प्रिवेंट क्या करता है मसल की एट्रोफी की। ठीक है, अब इसमें बाकी को करेक्ट नहीं हो सकते। रेसिप्रोकल स्टिमुलेशन है तो ये यूज किस लिए हो रहा है, री एजुकेशन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप के लिए, फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए नहीं है। डायनामिक करंट है तो ये इफेक्टिव किसके लिए होता है, पेन रिलीफ के लिए। और इस ये भी किस लिए क्या है, ये भी डीनर्वेटेड या फ्लैसिड मसल स्टिमुलेशन के लिए नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टाइप ऑफ द पेन और जो नर्व फाइबर्स टारगेटेड होते हैं। इसकी रेंज क्या आते हैं, कन्वेंशनल टेंस है, वही सारी वापस वही बातें आ रही हैं। ठीक है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन फ्रीक्वेंसी की क्या है, 50 to 150 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये भी इस डिस्कशन हम ऊपर वाले एमसीक्यूज में कर चुके हैं, तो इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक सो, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा तो फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते। तो आप ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। 23 to 120 हर्ट्ज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेंज है, डिस्क्राइब नहीं है टेक्स्ट बुक्स में, हमारे पास ये रेंज नहीं लिखी हुई होती। 10 to 70 है, ये बहुत ही लो होती है। ठीक है, और 50 to 150 है तो ये स्टैंडर्ड हाई फ्रीक्वेंसी है। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, विच करंट इज यूज फॉर स्टिमुलेटेड डीनर्वेटेड मसल। अभी हमने डायरेक्ट गैल्वेनिक करंट का पढ़ा है, तो डीनर्वेटेड मसल के लिए कौन सा डेफिनेटली करंट यूज होगा, डायरेक्ट गैल्वेनिक करंट। ठीक है, और टेंस किसके लिए होता है, सेंसिटिव नर्व की पेन रिलीफ के लिए होता है। फ्रैटिक करंट हमारे पास ये शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस होती हैं और ये अफेक्ट करता है इनर्वेटेड मसल्स को। और डायनामिक क्या करता है, ये भी पेन रिलीफ और सर्कुलेशन के लिए होता है, ये भी डीनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी। कहते हैं व्हेन यू ट्रीट नी विद एलिवेटेड लेयर ऑफ द फैट यू कैन सी। ठीक है, अगर हमने एलिवेटेड नी को ट्रीट करना तो हम किसके थ्रू देखेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी इज लाइक एज इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव डायथर्मी लेस इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैट अब्सॉर्ब और ब्लॉक हीट्स की वजह से ये लेस इफेक्टिव होती हैं। और ये थेरापेटिक इफेक्ट कहाँ दिखाती है, डीपर टिश्यू के ऊपर, लाइक नी ज्वाइंट है तो इसके ऊपर ये इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज नहीं हो सकती। टेंस होती है हीटिंग मोडालिटी, है पेन रिलीफ के लिए हो सकती है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है लीव हीटिंग, कहाँ तक, 3 to 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये इफेक्टिवली क्या करता है, हीट टिश्यूज को करता है कहाँ, beneath द फैट लेयर। कॉमनली यूज किसके लिए होता है, कंडीशन के लिए, अराउंड नी जॉइंट टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो इंफ्रारेड नहीं हो सकता क्योंकि ये सुपरफिशियल हीटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, स्किन और शॉर्ट वेव डायथर्मी वो भी नहीं हो सकती। टेंस पेन की मोडालिटी है। अल्ट्रासाउंड जो हमारे पास बेस्ट हीटिंग डीप टिश्यू अंडर फैट। ठीक है, अगला हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यू क्या आ गया, अल्ट्रासाउंड कैन मोस्टली अब्सॉर्ब बाय स्केलेटल मसल एज इट मोस्टली कंटेन। ठीक है,
अल्ट्रासाउंड डिपेंड्स किसके कहते हैं, टिश्यू की कंपोजिशन पे। जो स्केलेटल मसल होता है वो कंटेन क्या कर रहा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ, टेंडन, फेशिया वगैरह पे। अल्ट्रासाउंड एनर्जी किस लिए होती है, ये ऑब्जर्व करता है मोस्ट इफेक्टिवली कहाँ पर, कोलेजन टिश्यू, कोलेजन रिच टिश्यूज पर, ठीक है। दैट्स वाई जो अल्ट्रासाउंड होता है स्पेशली यूजफुल होता है ट्रीटिंग टेंडनाइटिस, कैप्सुलाइटिस, लिगामेंट, फेशिया, फेशियल इंजरी या पार्टिकुलर कंडीशंस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ गया, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अल्ट्रासाउंड किसके लिए ज्यादा, तो इसमें से इफेक्टिव है तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए है, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है। डिपोज टिश्यू तो ये ऑब्जर्व करता है अल्ट्रासाउंड को पुअरली, और अल्ट्रासाउंड पास कहाँ कर देता है, थ्रू फैट, किसके साथ, लेटरल इफेक्ट के साथ। नर्व एंडिंग है तो ये भी मेजर ऑब्जॉर्बर नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। अगला हमारे पास एमसीक्यू, तो विच मोडेलिटी हैज ग्रेटर इफेक्ट इन डिक्रीज पेन इन नी जॉइंट इन बैडी पेशेंट, ठीक है। तो वही दोनों ही एमसीक्यूज रिजेंबल कर रहे हैं, तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड साउंड थेरेपी होती है, प्रोवाइड डीप हीटिंग करता है, किसके लिए यूज होता है, नी जॉइंट टेंडन्स वगैरह के लिए। इफेक्ट किसके लिए इफेक्टिव होता है, रिड्यूसिंग पेन, स्टिफनेस, और इंप्रूव करता है सर्कुलेशन के लिए। तो ये दोनों एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पैराफिन वैक्स, इसमें हम एक्सप्लेन कर देते कि ऊपर ने की थी, पैराफिन वैक्स क्यों नहीं यूज हो सकती, इसलिए क्योंकि वो मेनली किसके लिए होती है, हैंड, फुट, फीट, सुपरफिशियल हीटिंग, और ये इफेक्टिव नहीं होती डीप जॉइंट्स में। और हॉट पैक किसके लिए होती है, ये भी सुपरफिशियली हीट ऑनली के लिए, तो डीपर जो टिश्यूज होते हैं उनके लिए नहीं होता। अगर हमारे पास एमसीक्यू तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही चीजें आती हैं, ठीक है। तो स्कार टिश्यू क्या है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं, तो ये सबसे बेस्ट मैथ क्या है, जो यूज हो सकता है इसका, इसके लिए वो है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रारेड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी सुपरफिशियल हीटिंग होती है, और इसके अलावा शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है, ये भी सुपरफिशियल हीट के लिए होता है, स्पेसिफिक किसके लिए, कोलेजन रिच स्कार टिश्यू के लिए। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, बर्न कॉज ड्यू टू कांस्टेंट डायरेक्ट करंट्स, ठीक है। किन किन के थ्रू, गैल्वेनिक बर्न्स, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न्स, ऑल ऑफ अबव, सबकी वजह से होती है, ठीक है। जब कांस्टेंट डायरेक्ट करंट होते हैं अप्लाइड होते हैं बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो बर्न्स अक्कर हो जाते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स की वजह से। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कॉज क्या करता है, मूवमेंट ऑफ आयंस को टुवर्ड इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस को टिश्यू के अंदर। इसके अलावा लेट्स करता है किसके थ्रू, स्किन इरिटेशन और बर्न्स वगैरह। जो गैल्वेनिक बर्न्स हैं ये भी बिकॉज डायरेक्ट करंट इज ऑल्सो गैल्वेनिक करंट, केमिकल बर्न है, ये किसके लिए होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाइन अल्कलीज एट इलेक्ट्रोलाइट साइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न है, ये किसके लिए प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन करेक्ट है। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, परकशन, परकशन कहाँ अप्लाइड होती है, कब, पहले परकशन क्या होती है, ये एक मैनुअल चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक के यूज होती है, मोबाइल सिक्रीशन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स की सिक्रीशन के लिए हम परकशन की टेक्निक को यूज करती है, फिजियोथेरेपी की टेक्निक होती है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, लंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 मिनट्स, तो उसने पहले पहले मैंने बता दी ड्यूरेशन इसकी 2 to 5 है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 to 5। 1 to 3 मिनट इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है, टू शॉर्ट है टू बी इफेक्टिव इन सिक्रीशन। 2 to 4 है तो एक्सेप्टेबल है, बट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मेंशन है up to 5, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 to 5। 2 to 6 नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रोलॉन्ग परकशन और ये कोस क्या कर सकते हैं, फटीग को। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी एक्टिविटीज डिवाइड किस में होती है, एरोबिक और एनारोबिक में। वेट लिफ्टिंग होगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है। एनर्जी कहाँ से आ सकती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से, और ये डिपेंड नहीं करती ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करती, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वेट लिफ्टिंग। जॉगिंग और रनिंग है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है तो लो इंटेंसिटी, तो इनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है। टाइमिंग है तो ये भी ऑक्सीजन स्टोर होगा, तब भी बॉडी डिपेंड करती है ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, मैक्सिमम नी फ्लेक्शन इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द गेट, हिल स्ट्राइक, मिड स्विंग, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग गेट साइकिल नी फ्लेक्शन वेरीज क्या करती है, हिट स्ट्राइक है तो इनिशियल कांटेक्ट है, नी क्या होगी, फुल एक्सटेंशन होगी 0 to 5 डिग्री फ्लेक्शन पर। एक्सेलरेशन है, अर्ली स्विंग है, नी बिगिन क्या करेगी 30 to 40 डिग्री पर। मिड स्विंग है तो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री तक, और अलाउ क्या कर देगी फुट को टू क्लियर द डाउन, ठीक है, ग्राउंड से क्लियर कर, मतलब पाँव थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। डीएक्सीलरेशन है तो इसमें क्या होगी, नी स्टार्ट कर देगी एक्सटेंडिंग अगेन टू प्रिपेयर फॉर हील स्टाइल। इसमें भी मैक्सिमम नी फ्लेक्शन कितनी है, 60 डिग्री, तो हमारे पास मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो मिड स्विंग में अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री होती है नी की फ्लेक्शन। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन द femoral shaft एंड नेक इन द हेल्दी पर्सन, ठीक है। एंगल बिटवीन femoral shaft एंड नेक इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ
इंक्लाइनेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू इसका बर्थ पर 150 होती है, अडल्ट में 125 होती है, एवरेज रेंज होती है और 135 तक जा सकती है। एल्डरली में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ड्रॉप क्या हो जाती है, बिलो 120। ठीक है। कोक्सा वेरा जो होती है ये ग्रेटर देन 120 डिग्री होती है, और कोक्सा वेल्गा में लेस देन 135 डिग्री। इसमें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 125। ठीक है, क्योंकि अडल्ट में है तो नॉर्मल इसके लिए कितनी डिग्री होगी, 125 हेल्दी पर्सन में। तो 90 डिग्री इसलिए नहीं हो सकता, ये फॉर टू लो है। ठीक है, 150 है तो ये न्यू बोन्स होते हैं, नॉट इन हेल्दी एडल्ट, और 170 तो ये नॉट फिजियोलॉजिकल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 125 डिग्री वाला भी ऑप्शन। और एंगल जो फिमोरल शाफ्ट और नेक के दरमियान है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अगला हमारे पास एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है। A 43-year-old patient with a pain radiating down the posterior aspect of the left hip and the thigh is referred to a physiotherapist. According to the referral, the underlying cause is a posterior herniated disc in the lumbar spine. The physical therapist decided to apply the mechanical lumbar traction. Which of the following is the best position for lumbar traction? Prone with the no pillow, spine with both knees flexed, prone with the pillow under the abdomen, or spine with the pillow under the lumbar spine. पोस्टीरियर लंबर डिस्पेरिनेशन है, न्यूक्लियस प्रोट्रूड कर देगा बैकवर्ड और कंप्राइज कर देगा नर्व रूट को। ट्रैक्शन गोल क्या है, रिड्यूस कर देता है नर्व की कंप्रेशन को। ठीक है, बाय डिस्ट्रैक्टिंग वर्टिब्रा पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होती है, टू एक्सटेंड द लंबर स्पाइन, जो हेल्प क्या करती है, मूव न्यूक्लियस एंटीरियरली एंड रिलीव पोस्टीरियर प्रेशर। तो प्रोन विद द पिलो ये कॉज करते टू मच एक्सटेंशन, इंक्रीज कर देते डिस्कम्फर्ट को। स्पाइन विद द बोथ नी फ्लैग, इसमें क्या होगा, प्रेसिस क्या कर देते लंबर स्पाइन को फ्लेक्शन में, और ये वर्सन पोस्टीरियर हर्निएशन, और ये वर्सन क्या कर देते पोस्टीरियर हर्निएशन को। प्रोन विद द पिलो अंडर द एब्डोमेन प्रोवाइड क्या करते स्लाइड लंबर एक्सटेंशन, आइडियल होते हैं पोस्टीरियर हर्निएशन के लिए, और कंफर्टेबल और इफेक्टिव है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। और स्पाइन विद द पिलो अंडर द लंबर स्पाइन है, ये नॉट कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होता है। अगला हमारे पास एमसीक्यू से, विच प्लान ऑफ द केयर इज टिपिकली रिकमेंडेड ड्यूरिंग द क्रॉनिक स्टेज ऑफ द इंजरी, रिड्यूस जॉइंट पेन। ये कहते हैं ये एम्फिसाइज क्या करते हैं, कहाँ होता है, एक्यूट और सब एक्यूट पर अगला हमारे पास एक ऑप्शन है कंट्रोल पेन एडिमा स्पाज्म। ठीक है, ये फोकस क्या करता है, एक्यूट स्टेज पर, प्रोमोट हीलिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यू, ये भी मेनली किस में, सब एक्यूट स्टेज में। अब उसने क्या कहा क्रोनिक स्टेज में कौन सा होगा, तो प्रोग्रेस फंक्शनल एक्टिविटीज, ये हमारे पास क्रोनिक स्टेज में यूज होता है क्योंकि इसमें टिश्यू जो होते हैं मेच्योर होती हैं। फोकस कहाँ होता है उनका, रिगेनिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, रिटर्निंग टू द फन फुल फंक्शनल एक्टिविटीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला हमारे पास एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज इलीगल और मेल प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेल प्रैक्टिस भी है और इसका रिजल्ट क्या होता है, नेग्लिजेंस होता है, और अप्लाई क्या होता है, मोडालिटी पर। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन ये मेल प्रैक्टिस में होती है, ये गुड प्रैक्टिस होती है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, ये भी मेल प्रैक्टिस नहीं होती। और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड एंड बिहेवियर विद द पेशेंट विद रेफरेंस बुक, इसका क्या, ये अनप्रोफेशनल होते हैं, पुअर बिसाइड मैनर होता है, और ये भी माल प्रैक्टिस नहीं होता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ये माल प्रैक्टिस होते क्या। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है MCQ 21 है, 20 years old patient injured in a car accident has been diagnosed as having a spinal cord injury. During the physical evaluation, the therapist find the ankle jerk is lost. At which of the following level of spinal cord is it lost? S3 S4 है, ये कंट्रोल करती है बाउल एंड ब्लैडर पेल्विक फ्लोर रिफ्लेक्सिस को, इसमें एंकल जर्क नहीं हो सकता। L1 and 2 है, ये रिलेटेड क्या होती है, हिप फ्लेक्शन की रिफ्लेक्सिस को। ठीक है, और ये भी एंकल जर्क नहीं हो सकता। L3 L4 ये इन्वॉल्व क्या करती है, पेटेलर रिफ्लेक्स को, ये भी एंकल जर्क इसमें नहीं हो सकता। S1 S2 ये कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रोकिनेमियस और सोलियस कॉम्प्लेक्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो सकता है, एंकल जर्क। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, resisted isometric testing is often used in musculoskeletal examination to indicate the involvement of the contractile tissue. Which of the following RIT finding most likely result from a minor lesion of the contractile tissue? ठीक है, weak and painful suggest क्या करता है, serious lesions like as partial rupture या severe pathology। वीक एंड पेनलेस है तो सजेस्ट क्या करते हैं, कंप्लीट रप्चर और मसल टेंडन, और पॉसिबल किसके लिए होता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल है, सजेस्ट क्या करते हैं, माइनर लीजन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एंड पेनलेस है तो नॉर्मल फाइंडिंग। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, 24-year-old बास्केटबॉल प्लेयर फ्रैक्चर्ड हिज हैंड विच कार्पल बोन इज मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, स्केफॉइड जो है ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, मोस्ट कॉमन कार्पल फ्रैक्चर है। ठीक है,
मैकेनिज्म क्या है? फॉल और आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है। कॉमन किस्मत स्पोर्ट में रिस्क किसके कहते हैं? वेस्कुलर नेक्रोसिस पर। यूनेट है, ये मोर प्रोन होते हैं टू डिसलोकेशन, नोट फ्रैक्चर। हेमेट है तो ये कैन कॉज फ्रैक्चर, स्पेशली किसमें? रैकेट या बैट स्पोर्ट्स में, ठीक है। बट ये लेस कॉमन होता है। पीसी फॉर्म है तो ये रेयरली, ये भी फ्रैक्चर्ड है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। बास्केटबॉल के प्लेयर में कौन सी कार्पल बोन फ्रैक्चर्ड होती है? तो वो स्केफॉल्ड होती है। अगला हमारे पास एमसीक्यू से 69-year-old मैन विद अ cerebrovascular accident involving left anterior cerebral artery causes the main motor deficit in which of the following? इप्सिलेटरल लेग है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें स्ट्रोक प्रोड्यूस करता है डेफिसिट। और कहाँ? ऑपोजिट साइड ऑफ द लिगन। इप्सिलेटरल आर्म है, इसकी भी सेम रीजन है, ठीक है, जैसे इप्सिलेटरल लेग की है। कॉन्ट्रालेटरल लेग है तो इसमें क्या होता है? एसीए इन्फेक्ट होता है। और वीकनेस और सेंसरी लॉस कहाँ होता है? ऑपोजिट लेग और आर्म और फेस में। कॉन्ट्रालेटरल आर्म है तो ये भी मोर अफेक्टेड कहाँ होता है? मिडल सेरिब्रल पार्सी यानी कि स्ट्रोक में। तो हमारे पास इसमें सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, तो क्या कॉज मेन मोटर डिफिसिट किस में हो जाएगा? तो वो कॉन्ट्रालेटरल लेग में हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो का सबसे लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल लेवल इज द लोवेस्ट फॉर द स्पाइनल इंजरी टू रिजल्ट इन ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया, ठीक है। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, T6। T6 क्या होती है? ये इंजर कहाँ होती है? इंजर होती है एट और अबव T6 लेवल, मतलब पर। और कोज क्या कर दिया? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। जो C6 होती है ये भी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को अकर करती है, बट ये लोएस्ट लेवल पर होती है T6 की, ठीक है, T6 से। और L1 जो होती है टू लो होती है, इसमें लियन बिलो कहाँ होती है? T6। और रेयरली ये भी कॉज कर देती है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो द लोएस्ट स्पाइनल लेवल जहां पर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया अक्कर हो सकता है वो है हमारे पास T6। ये थे आज के इलेक्ट्रोथेरेपी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम फोकस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आप भी इनको अपने नोटबुक में नोट करें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की है। और इसके साथ साथ हम अगली वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग और एग्जाम फोकस एमसीक्यूज करते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी मेहनत जारी रखें, बिलीव इन योरसेल्फ और अल्लाह पे भरोसा रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें और मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।